जैसे कि पता है हम लोग जो इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इससे पहले जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है जो पहले हो चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वो इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम देख सकते हैं आप, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी जो है इसका जो मुख्यालय महेंद्रगिरी में है, इसी का पेपर का डिस्कशन जो है आज हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पोस्ट कोड देख सकते हैं, जो पोस्ट कोड है वह है 003। और क्वेश्चन पेपर की बात करें तो तकनीशियन भी फिटर का डिस्कशन करने वाले हैं। और आप डेट यहाँ देख सकते हैं, यह 28/8 जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम जो आपके मार्क्स कुल था वो कितना था, 180 था, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था 60 था। तो इसी को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराए जा रहे हैं, यानी जो आने वाली इसरो के एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है कि 80 से 90% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को बार-बार रिपीट करके पूछ लिया जाता है। तो ये जो है एग्जाम की पॉइंट भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अगर इसे जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं इन क्वेश्चन पेपर का, तो आपका एग्जाम जो है रुकने वाला नहीं है। आप उसे जो है अच्छे से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, उसे डाउनलोड कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में 1000 एमसीक्यू और निमी का 1000 एमसीक्यू का लिंक भी मिल जाएगा, तो उनको भी डाउनलोड कर लें। तो आपका एग्जाम जो है, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो फिर जो है आपका सिलेक्शन होना तय है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो है मैथ का मिल जाता है, यहाँ हम लोग जो है टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल गिवन बिलो, नीचे दिए गए त्रिकोण में बताना है, आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि पता है यह हमारा जो है क्या कहलाता है, यह हमारा लंब कहलाता है, और यह जो हमारा हो जाता है आधार हो जाता है, और यह हमारा जो हो जाता है, यह क्या हो जाता है, यह कर्ण हो जाता है। तो जैसे कि पता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन सी में सही आंसर मिल जाता है, यानी ए बी जो है यह लंब को दर्शा रहा है, बी सी जो है आधार को, और ए सी जो है कर्ण को दर्शा रहा है। तो यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ऑप्शन सी में जो है आपको सही आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई, यानी जो है व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य लेते हैं। यानी आमतौर पर जो हम लोग पाई का मूल्य कितना लेते हैं, तो जैसे कि पता है कि हम लोग जो पाई का वैल्यू लेते हैं वो 22/7 लेते हैं। तो अगर इसको आप इसमें अगर आप 22 में जो है 7 का भाग देंगे, तो वह जो है 3.14 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है, सही होगा। आप 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है फ्रिक्शन में दिया गया है, तो आप इसे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, यानी आपको बताना है करंट इज ए मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी जो है करंट मापने की यानी विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई हमारा ऑप्शन ए में मिल जाता है वोल्ट मीटर। और माफ कीजिएगा, इससे वोल्ट वोल्ट मीटर से जो है वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं, यानी विद्युत धारा जो मापते हैं वह एमीटर से मापते हैं, यानी जो ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे जो मापते हैं, इससे हम लोग मानते हैं विभवांतर, इससे विभवांतर मापते हैं। और जो प्रतिरोध मापने की इकाई है, ओम के द्वारा हम प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया कि विद्युत धारा मापने की इकाई का यंत्र है, तो यह हो जाएगा एमीटर। अगला प्रश्न है, चुं चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है, ए मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स, यानी जो चुंबकीय कंपास का पॉइंट होता है वह किस दिशा को इंगित करता है, तो वह जो है हमेशा उत्तर दिशा को करता है। तो ऑप्शन सी में मिल जाता है उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यानी जल का जो घनत्व होता है वह कितना होता है। तो आपको बताना कि जो जल का घनत्व होता है कितना होता है। तो जल का घनत्व जो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, यानी ऑप्शन बी में मिल जाता है 1000 केजी मीटर पर क्यूब। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर, यानी 1 माइक्रोन इक्वल्स, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, क्या 10 3, 10 10 या 10 जो है -12। तो 1 माइक्रोन बराबर जो हमारा होता है वह 10 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यह सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का प्रतीक यानी सिंबल फॉर गोल्ड, यानी जो गोल्ड का जो प्रतीक होता है, यानी सोना का प्रतीक क्या होता है, वह एजी होता है, एआर होता है, एल्युमिनियम होता है, या एयू होता है। तो देखिए एजी जो हमारा प्रतीक होता है वह चांदी का होता है, किसका होता है, चांदी का होता है। और एआर की बात करें तो आर्गन का होता है, एल एल्युमिनियम का होता है, एयू जो होता है वह सोना होता है। तो आप जो है चारों ऑप्शन को क्लियर रखेंगे कि एजी जो होता है वह चांदी का होता है, एआर आर्गन का होता है, एल एल्युमिनियम का होता है, और एयू जो है सोना का होता है। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा, मतलब प्रश्न में पूछा गया है कि स्वर्ण का प्रतीक कौन है, तो स्वर्ण का प्रतीक जो है सोना, एयू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए डॉट डॉट से गैल्वेनाइज किया जाता है, यानी आपको बताना है कि यूज्ड फॉर गैल्वेनाइज आयरन फॉर प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी जो रस्टिंग से बचने के लिए जो है, जंग से बचने के लिए हम लोहे पर जो गैल्वेनाइजिंग की परत चढ़ाते हैं, जो है वो किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है, यानी लोहे से जंग से बचने के लिए जो गैल्वेनाइजिंग में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो वहाँ जो आपको मिल जाता है डी में जिंक यानी जस्ता की परत हम लोग जो है चढ़ा देते हैं जंग से बचने के लिए लोहे पे। तो ऑप्शन डी मिल जाता है सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोल्डर एक मिश्र धातु है, यानी सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, यानी सोल्डर जो है किसका किसका मिश्रण होता है, तो सोल्डर वहाँ जो होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, यानी हार्डेंस जो है नेचुरल सब्सटेंस नॉइज, यानी जो है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में कौन जाना जाता है, यानी प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन होता है, क्या ग्रेनाइट होता है, संगमरमर होता है, डायमंड होता है या फिर ग्रेफाइट होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह डायमंड यानी हीरा होता है, ऑप्शन सी में मिल जाता है हीरा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का गलनांक लगभग होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम अप्रोक्सीमेटली, यानी जो लगभग एल्युमिनियम का गलनांक होता है वो कितना होता है, वह 660 डिग्री होता है, यानी कहीं कहीं आपको जो है 648 भी मिल जाएगा या 650 भी मिल जाएगा, तो हल्का फुल्का जो है 10-15 का एक से वेरी करते रहता है, तो आप जो है यहाँ 660 जो है इसमें मिल जाता है, तो ये सही होगा, यानी आप जो है 640 से लेकर 665 तक, यानी इसके बीच में अगर कहीं आपको मिल जाता है तो आप इसे जो है टिक कर सकते हैं। तो यहाँ एल्युमिनियम का गलनांक पूछा है तो 660 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 इंच के बराबर होता है। 1 इंच बराबर होता है क्या होता है ना, क्या जो है 24.5 एमएम या 25.4 एमएम, 25.2 एमएम या फिर जो है 24.4 एमएम। तो 1 इंच बराबर जो एमएम में पूछा गया है, सब एमएम में है, तो 1 इंच बराबर कितना एमएम होता है? 1 इंच बराबर जो हमारा होता है वह होता है 25.4 एमएम। अगर यहीं सेंटीमीटर की बात करें कि 1 एमएम बराबर जो है कितना सेंटीमीटर होता है, यानी कितना सेंटीमीटर होता है, तो वहाँ जो हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। यानी अगर 1 एमएम बराबर 1 इंच बराबर अगर पूछे कि कितना सेंटीमीटर होता है तो 2.4 सेंटीमीटर होता है। अगर एमएम की बात करें तो वहाँ ऑप्शन बी में मिल जाता है 25.4। यहाँ जो पूछा गया है कि 1 इंच बराबर कितने एमएम होता है, यहाँ होता है 25.4 एमएम। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह गेज है, यानी गेज यूज्ड फॉर द मेजरिंग स्मॉल एयर गैप्स एंड क्लियरेंस, यानी जो है गैप और क्लियरेंस को मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, क्या रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का करते हैं, टेपर गेज का करते हैं या फिर नो गेज का करते हैं। तो क्लियरेंस और गैप को जांच करने के लिए हम वहाँ जो है फिलर गेज यानी संवेदक गेज का प्रयोग करते हैं, यानी कोई दो पार्ट्स है, दो मिलने वाले पार्ट्स यानी दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप रह जाता है उसको भी जांच करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है क्लियर होना चाहिए। रिंग गेज का हम प्रयोग वहाँ करते हैं, कोई अगर यदि एक्सटर्नल थ्रेड को मापना है तो वहाँ रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। गेज का प्रयोग जो है टेपर हॉल की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। और नो गो गेज जो होता है वह जो है इसका सिरा जो है होल के अंदर नहीं जाता है, तो इससे समझते हैं कि जो है होल जो है हमारा साइज में नहीं बना हुआ। और गेज गो सिरा अगर अंदर चले जाए, ठीक है, हाँ, नो गो सिरा अगर अंदर नहीं जाए तो वह जो है होल हमारा सही साइज में बना होता है। सिर्फ गो सिरा जाना चाहिए, नो गो सिरा अंदर नहीं जाना चाहिए, उसे ही फिनिश माना जाता है। तो ये चीज़ें भी क्लियर होना चाहिए। अगला कि गुनिया को किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, यानी ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं हम किसको मापने के लिए, तो ट्राई स्क्वायर का देखिए, ट्राई स्क्वायर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ इस प्रकार से ट्राई स्क्वायर होता है। आप इसे समझेंगे कुछ इस प्रकार से ट्राई स्क्वायर होता है। तो ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड वाला भाग होता है वह पतला होता है, ये ब्लेड वाला भाग होता है, और ये जो स्टॉक वाला भाग होता है यह मोटा होता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे मुड़े होते हैं। तो इसका जो कम होता है या स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को जांचने के लिए, यानी जो है अ, वर्गता और समतलता को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, यानी जो इसके द्वारा जो है हम स्क्वायर यानी समकोणता को जांच सकते हैं और साथ में जो है फ्लैटनेस को जांच सकते हैं। तो यहाँ मिला सतहों की वर्गता को जांच करने के लिए ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, एक पैच या बोल्ट में प्रति इंच चोरी की संख्या को किससे जांच किया जाता है, यानी नंबर ऑफ द थ्रेड पर इंच ए स्क्रू और बोल्ट्स इज चेकेड बाय, जो एक पेच जो होता है, एक पेच या बोल्ट में प्रति इंच चोरी की संख्या को किससे जांचा जाता है, तो हम प्रयोग करते हैं स्क्रू पिच गेज का, यानी जो है ऑप्शन सी में मिल जाता है स्क्रू पिच गेज। अगला प्रश्न है, किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है, यानी आपको बताना है कि साइन बार इज यूज्ड टू मेजर, यानी साइन बार का प्रयोग जो है किसको मापने के लिए करते हैं, क्या टेपलेट कौन को मापने के लिए करते हैं या फिर सतहों के बीच को कौन को मापने के लिए करते हैं, जॉब की जो है अधिधाव यानी रन आउट ऑफ जॉब
को मापने के लिए प्रयोग करते हैं या डी में मिल जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जो साइन बार का प्रयोग करते हैं, साइन बार का प्रयोग जो है एंगल ऑफ अ टेपर्ड जॉब, यानी जो है टेपरिट जॉब को मापने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन ए में मिल जाता है, यह सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 17 नंबर का है, खोखली पंच का प्रयोजन है, यानी पर्पस ऑफ द होलो पंच, यानी होलो पंच का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं? क्या डिपेन ए ड्रिल पॉइंट, यानी बर्मा नोक का को गहरा करने के लिए करते हैं, या फिर बी में जाता है मेकिंग द मार्केट लाइंस फिरंस या चिन्हित लाइनों को दृढ़ बनाना, या फिर सी में मिल जाता है डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ राउंड जॉब, जो गोल जॉब के केंद्र को निर्धारित करने के लिए, या फिर डी में मिल जाता है तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलक की सीटों में छिद्र लगाना, फॉर मेकिंग होल्स द थिन मेटालिक लेदर ऑन हार्ड बोर्ड सीट्स। तो देखिए हम लोग जो खोखली पंच का प्रयोग करते हैं वह धात्विक या चमड़े या कठोर फलक की सीटों को छिद्र लगाने के लिए करते हैं, यानी कोई जो कूट वगैरह गट्टा या फिर जो है चमड़े का कोई कठोर ही फलक है, तो उसको जो है पंचिंग करने के लिए उसके लिए जो हम खोखली पंच का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए में सॉरी डी में मिल जाता है, तो जो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का 49 मुख्य पैमाना डिवीजन 50 वर्नियर पैमाने विभाजन में विभाजित है, तो अतः न्यूनतम गणना क्या है, यानी इसका लिस्ट जो है फाइंड आउट करना है, तो लिस्ट फाइंड आउट करने का हो जाएगा कितना 49 MHD बराबर 50 VHD है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 49/50। आप जब इसे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे तो 1/50 हो जाएगा, इसमें आप जब भाग देंगे तो वह 0.02 mm आ जाएगा, तो जो 18 का जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा 0.02 mm। अगला प्रश्न है, बाह्य माइक्रोमीटर की यथार्थता कितना दी, एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, यानी आपको बताना है कि जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसकी जो है एक्यूरेसी क्या होती है, तो बाहरी माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वह 0.01 mm होता है, यानी ऑप्शन बी में मिल जाता है, तो आपका जो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास, यानी कॉम्बिनेशन सेट इज ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज, यानी कॉम्बिनेशन सेट जो है यंत्र है, तो उसके पास जो है क्या होता है, यानी क्या क्या होता है आपको बताना है। क्या वह कॉम्बिनेशन सेट के पास सेंटर हेड होता है, बेवल प्रोटेक्टर होता है, स्क्वायर हेड होता है, या फिर डी मिल जाता है ऑल द एबव, यानी इनमें से सभी। तो देखिए जैसे कि कॉम्बिनेशन सेट जो है नाम से ही है कि कॉम्बिनेशन जो है विभिन्न पार्टों का कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन सेट में हमारे सेंटर हेड हो जाता है, बेवल प्रोटेक्टर भी और स्क्वायर हेड भी आ जाता है। तो सेंटर हेड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो गोल जॉब का सेंटर वगैरह निकालने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग जो है 90 डिग्री और 45 डिग्री का जो है कोण का मार्किंग करने के लिए या फिर जांच करने के लिए करते हैं, और स्क्वायर हेड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सॉरी स्क्वायर हेड का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण मापने के लिए या जांच करने करते हैं, और बेवल प्रोटेक्टर हमने गलत बता दिया आपको, बेवल प्रोटेक्टर का जो प्रयोग करते हैं वह जो है एक 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 डिग्री जो है इसका न्यूनतम माप होता है, 1 डिग्री से लेकर जो है बाकी डिग्रियों में जो है कोण को जांच करने के लिए जो है बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, और 90 और 45 डिग्री के लिए जो है हम लोग वहाँ स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया कॉम्बिनेशन सेट में जो है एक यंत्र है जिसके पास सेंटर हेड, बेवल प्रोटेक्टर, स्क्वायर हेड सभी होता है, ठीक है, और साथ में जो है एक ब्लेड भी होता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडेक्स हेड के गियर का अनुपात होता है, यानी जो है द गियर रेशियो ऑफ इंडेक्स हेड, यानी इंडेक्स हेड के गियर का जो अनुपात होता है वह 40 में 1 होता है, ऑप्शन सी में मिल जाता है 40 में से 1। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनरी की समतलन के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी इज यूज्ड फॉर द लेबलिंग ऑफ मशीनरीज, यानी जो है मशीनिंग को हम लेबलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या इसको स्केल का करते हैं, स्पिरिट लेवल का करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर का करते हैं, या फिर गेज ब्लॉक का करते हैं। तो देखिए मशीनिंग को अगर हमको लेबलिंग करना है तो उसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वहाँ स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी में मिल जाता है स्पिरिट लेवल, यानी कि बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, फाइल के हिस्से डॉट है जो हैंडल में फिट होता है, यानी आपको बताना है कि फाइल के वो जो कौन से हिस्से हैं जो कि हैंडल में फिट होता है, क्या वह हील है, पॉइंट है, या टैंग है, या फिर एज है। तो क्या हो जाता है कि देखिए फाइल का वह हिस्से जो हैंडल में फिट होता है हम उसे जो है टैंग कहते हैं। देखिए हमने जो है रफली जो है एक फाइल का फिगर बनाया है माउस के द्वारा, तो आप चीज़ों को समझिए, फिगर पे ध्यान मत दीजिए। तो इसमें जो फाइल के वो हिस्से जो हैंडल में फिट बैठता है, तो टैंक जो है इस वाले हिस्से को जो है इस वाले हिस्से को जो है टैंक कहा जाता है, जो कि यहाँ यहाँ इस प्रकार से कुछ ऐसे हैंडल में हैंडल के अंदर जो है यह फिट हो जाता है, तो इस वाले हिस्से को जो है टैंक कहते हैं। और रही बात की हील की, तो यहाँ जहाँ दांत नहीं कटे होते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी-कभी फिगर में देख के पूछ दिया जाता है कि किस हिस्से को हील कहा जाता है, तो इसे इसे जो कहा जाता है, इसे जो है इसे हील कहा जाता है, यानी जहाँ दांत नहीं कटे होते हैं।
और यहाँ एक जो है एक रिंग लगा दिया जाता है एक छल्ले के तौर पे फाइल में अक्सर अगर आपने फाइल देखी होगी तो पता होगा आपको। तो यहाँ जो इसे फेरुल कहा जाता है। इसे क्या कहता है? इसे फेरुल कहा जाता है। यानी रिंग यानी छल्ले को जो है फेरुल कहा जाता है। और ये जो किनारा वाला भाग देख रहे हैं इसे एज कहा जाता है, सिंपली किनारा कहा जाता है। और और इस वाले भाग को जो है टिप या पॉइंट कहा जाता है, यानी बिंदु, टिप या पॉइंट कहा जाता है। तो आपके सभी जो है डाउट फाइल से क्लियर हो गए। और हाँ, कभी-कभी पूछ जाता है कि फाइल की जो लंबाई ली जाती है वो कहाँ से? तो यहाँ जो ये हील वाला भाग है, हील से लेकर अगर यहाँ पॉइंट तक की दूरी को माप लें तो यही जो है फाइल की लंबाई कहलाती है। तो जो है चीज़ें फाइल से ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुरदरी रेती में कितने दांत को काटा जाता है? यानी हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन ए रफ फाइल। मैंने आपको बताना है कि रफ फाइल में जो है कितने दांते पर इंच काटे जाते हैं। तो रफ फाइल में जो है 20 से 25 दांते पर इंच काटे जाते हैं। यानी आपका जो है ऑप्शन ए में मिल जाता है 20 से 25 दांते पर इंच। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल कट फाइल में दांतों की मध्य रेखा डॉट कॉन में काटा जाता है। यानी इन ए single cut file the teeth are cut at an angle dot to the center line of the file। यानी जो है इसमें पूछा गया है कि फाइल एकल कट फाइल में जो दांतों के मध्य जो दांते जो कटे होते हैं मध्य रेखा के कितने डिग्री कोण पे कटे होते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया था कि ये हमारा मान के चलिए फाइल है। तो इसमें जो है दांते कटे होते हैं। तो दांते इस प्रकार से कटे होते हैं। तो या दांते जो कटे होते हैं यहाँ जो कौन बनता है कितने डिग्री पे कटे होते हैं। तो फाइल जो सिंगल कट फाइल में जो दांते कटे होते हैं या जो है 60 डिग्री पे कटे होते हैं। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चिक्का करना कर्तन क्रिया के लिए डॉट रेतन क्रिया है। यानी फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन। यानी जो है फिनिशिंग कटिंग के लिए ना, जो सुपर फिनिशिंग के लिए जो है हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे। हमको फिनिश लाना है तो फिनिश के लिए जो हम किस प्रकार फाइल का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार फाइलिंग प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार फाइलिंग प्रक्रिया करेंगे हमको अगर फिनिश सतह पाना है। तो देखिए हमारा जो फाइलिंग करने का प्रक्रिया होता है वह 3 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा क्रॉस फाइलिंग, उसके बाद होता है ड्रॉ फाइलिंग और उसके बाद होता है स्ट्रेट फाइलिंग। तो देखिए क्रॉस फाइलिंग में अगर हमारा कोई मान के चलिए कोई वर्क पीस है, अगर हम इस प्रकार डायगोनल की तरह अगर फाइलिंग करें, इस प्रकार से फाइलिंग करें, तो यह जो हमारा होता है यह क्रॉस फाइलिंग होता है। और और जो हमारा ड्रॉ फाइलिंग होता है, मान के चलिए ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा फाइल जो है कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। और अगर हम इससे आगे और पीछे करते हैं, यानी जो है इस दिशा में, अगर इस दिशा में आगे पीछे करता है तो यह हमारा जो हो जाता है कि ड्रॉ फाइलिंग। यहाँ एक जो है एक हाथ यहाँ लगाता है, एक हाथ यहाँ लगाने पर, और इस प्रकार से जो है अगर इस दिशा में अगर जो है रेसिप्रोकेट करते हैं तो यह हमारा जो है ड्रॉ फाइलिंग हो जाता है। और स्ट्रेट फाइलिंग जो है हम सीधी दिशा में फाइलिंग करते हैं वो स्ट्रेट फाइलिंग होता है। तो यहाँ पूछा गया कि सबसे, लेकिन यहाँ जो हमारा जो फिनिश देता है यह हमारा ड्रॉ फाइलिंग देता है। तो यहाँ पूछा गया कि फिनिशिंग के लिए जो है हम किस प्रकार फाइल का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है हम ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन जो है सी। होता क्या कि मैं माउस से ये ड्रॉ करता हूँ तो चीज़ें मैं अच्छा से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो जल्द ही जो है मैं पेन बोर्ड जो है लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चीज़ें जो है अच्छे से मैं ड्रॉ कर सकूँ, तो माउस से यहाँ क्लियर जो है ड्रॉ नहीं हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जब सतह पर खरोंच पैदा करता है तो उस दोष को कहा जाता है। यानी जब हम फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग क्रिया के दौरान जो होता है हमारे जो फाइल होते हैं, फाइल के टीथ के अंदर जो है कुछ कण फँस जाते हैं, यानी छोटे-छोटे जो चिप होते हैं वो कण के अंदर फँस जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उस दोष को जो हम लोग कहते हैं उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। यानी फाइल का पिनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है पिनिंग फुलेट। तो यानी जो है पिन बंधन दोष, यानी जो है इसे पिनिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन बी मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल या वक्र सतहों को स्क्रब करने के लिए जो है और तीक्ष्ण कोनों तथा बर को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर इज यूज्ड इस जो है स्क्रैप राउंड और कर्व्ड सरफेस एंड द रिमूव शार्प कॉर्नर्स एंड बर्स। यानी जो है हम कोई वक्र सतह का स्क्रैपिंग कर रहे हैं और तीक्ष्ण कोनों से जो हमको बर हटाना है, तो उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे, कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो हम लोग ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, नहीं त्रिकोणीय स्क्रैपर। ऑप्शन बी में मिल जाता है, तो बी जो है सही होगा। अगला है, कास्ट और नर्म शीट कार्यों में डॉट डॉट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यानी ड्रिल इज यूज्ड इन वुड एंड सॉफ्ट शीट जॉब। यानी जो है अगर यदि वुड वगैरह में हमको ड्रिलिंग करना है तो वहाँ जो हम लोग प्रयोग करेंगे वह जो है सपाट ड्रिल यानी फ्लैट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। इसका पॉइंट एंगल पूछ लेता है, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट एंगल, तो इसे आप याद रखेंगे, यह जो है 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, लिप एंगल और एंगल ऑफ कटिंग एज
ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, यानी ट्विस्ट ड्रिल का जो है लीप एंगल या फिर कटिंग एंगल जो होता है वो कितना होता है, तो वो जो है जनरल पर्पस के लिए भी हम लोग रखते हैं वो 118 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन डी में मिल जाता है 118 डिग्री, यही सही हो जाएगा। अक्षीय दिशा में ड्रिल की कटाई की गहराई को कहा जाता है, यानी डेप्थ ऑफ कट बाय ड्रिल एंड एक्सिस डायरेक्शन इज कॉल्ड, यानी हम जो है कोई कोई मान के चलिए ये हमारा कोई ड्रिल है, ये हमारा कोई ड्रिल है, इससे अगर हम कटाई कर रहे हैं, कटाई करने पर जो हमें डेप्थ यानी गहराई प्राप्त होता है, इस गहराई मतलब जितने जो है कटाई करने के बाद जितना ड्रिल हमारे अंदर चले जाता है, अंदर जो गहराई में चले जाता है, अगर उस गहराई को माप लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है उसे फीट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी में मिल जाता है फीट, यानी जो है ड्रिल हमारे जितने अंदर कटाई करता है, जितना गहरा होता है, तो उस गहराई को जो हम फीट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी में मिल जाता है फीट। अगला प्रश्न है, एक सूत्र में कर्तन चाल पाई डी एन अपॉन 60 है के बराबर है, डी एम एम में ड्रिल का व्यास दर्शाता है, एन घूर्णन प्रति मिनट को दर्शाता है, कर्तन की चाल क्या होगा, तो कर्तन की चाल वहाँ हो जाएगा एम एम पर सेकंड में हो जाएगा। ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिल मशीन है, यानी ड्रिलिंग मशीन यूज्ड फॉर द हैवी जॉब, यानी जो है भारी जॉब के लिए हम किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो भारी जॉब के लिए हम लोग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, वहाँ रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, टेपर कटर द्वारा टेपर शैंक ड्रिल के तुर्क छिद्र से बाहर निकालने जाने को कहते हैं, यानी टेपर शैंक ड्रिल आर टेकन आउट द स्पिंडल होल बाय टेपर कटर कॉल्ड, यानी जो है टेपर शैंक ड्रिल को हम जो है ड्रिल मशीन के स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या टैंक का करते हैं, चक का करते हैं, ड्रिप का करते हैं, या फिर डी में मिल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो टेपर शैंक ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए जो हम ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी सी में मिल जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट, तो यानी जो है ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेचों को कसने में प्रयोग किए जाने वाले स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेचकस है, तो क्रॉस और जो खांचेदार वाला पेचकस होता है वो हमारा जो है जो है फिलिप्स पेचकस होता है, यानी फिलिप स्क्रू ड्राइवर इसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी मिल जाता है। अगला ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर जो कि संकीर्णर और निचली जगहों पर लगे होते हैं, यानी pliers used for the gripping nuts which are the fitted in narrow and डाउन प्लेस, यानी नैरो और जो डाउन प्लेस में हम जो है जिस प्लायर का प्रयोग करते हैं वह हमारा हो जाता है, वहाँ करते हैं नासिका प्लायर्स यानी नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निचले निचले स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पिनर है, यानी इंग्लिश देख लेते हैं, स्पिनर यूज टर्न नट बोल्ट्स माउंटेड इन द डीप प्लेस इन, यानी जहां निचले स्थान पे कोई नट वगैरह को खोलने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वहां किस प्रकार का स्पिनर का प्रयोग करते हैं, वहां जो है हम लोग जो है बॉक्स स्पिनर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी में मिल जाता है बॉक्स स्पिनर, तो सी सही हो जाएगा। अगला है, बड़े व्यास की पाइपों को पकड़ने के लिए जो है इस्तेमाल करने वाला रिंच है, तो रिंच यूज फॉर द टर्निंग लार्ज डाया पाइप्स, यानी जो है बड़े व्यास की पाइपों को जो है पकड़ने के लिए हम जो या खोलने के लिए जो प्रयोग करते हैं वहाँ जो है चैन रिंच का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है चैन रिंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राइंग एक ऑपरेशन है जो, क्या लिखा है, अच्छा डाइंग, डाइंग एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा क्या, तो पता है कि डाई के द्वारा हम लोग जो है एक्सटर्नल थ्रेड का निर्माण करते हैं, यानी जो है कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन राउंड बार रॉड, यानी जो है राउंड बार रॉड पे जो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। और यही अगर होल में के अंदर अगर चोरी काटना हो तो वहाँ जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वहाँ जो करते हैं वहाँ किसका करते हैं, तो वहाँ जो हम लोग टैप का प्रयोग करते हैं, इंटरनल चोरी काटने के लिए जो है टैप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब की ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाइस कौन सा है, यानी आपको बताना है कि जो है यूज द ग्रिपिंग हो जॉब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर एंगुलर पोजीशन, यानी जो है इसी जॉब को अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फिर एंगुलर पोजीशन में रखना है तो उसके लिए हम किस बाइस का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो हम लोग प्रयोग करेंगे यूनिवर्सल मशीन बाइस, यानी जो ऑप्शन डी में मिल जाता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एंगुलर पोजीशन में रखने के लिए जो है पकड़ने के लिए हम यूनिवर्सल मशीन बाइस का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणा दक्षिणावर्त दिशा में घूमते वक्त कसने वाला बोल्ट है, अच्छा इंग्लिश देख लेते हैं, ए बोल्ट गेटिंग टाइटनेस व्हेन द रोटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन्हें बताया कि अगर हम किसी जो है बोल्ट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वह टाइट होता है, तो उस पे जो थ्रेड कटी हुई होती है वो कौन सा थ्रेड होती है,
अगर क्लॉकवाइज घुमाने पे अगर कोई बोल्ट अगर जब टाइट होता है तो वहाँ जो थ्रेड कटी होती है वह राइट हैंड थ्रेड कटा होता है, यानी जो है दाएं हाथ की चोरी, यानी ऑप्शन बी में मिल जाता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल आर्म चोरी के लिए लीड बराबर है, यानी जो है फोर ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड इन द लीड इज इक्वल टू, यानी जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में होता है वह लीड बराबर जो है पिच हो जाता है, यानी लीड और पिच जो है दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि लीड बराबर क्या होगा, तो लीड बराबर पिच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमी चूड़ियों की चूड़ियों का एकमी थ्रेड हैव ए एंगल ऑफ थ्रेड्स, यानी जो एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वह 29 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है 29 डिग्री। फीट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच का अभिप्रेरित अंतर को कहते हैं, यानी कहा जा रहा है कि दो दो फीट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को क्या कहते हैं, तो 2 फीट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को जो है वहाँ अलाउंस यानी छूट कहते हैं, ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यतिकरण फिट नहीं है, यानी आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंटरफेरेंस फिट, क्या हुआ श्रिंक फिट है या फिर हेवी ड्राइव फिट है या फिर लाइट ड्राइव फिट है। तो देखिए डी में मिल जाता है रनिंग फिट, तो हमारा जो रनिंग फिट होता है, जो रनिंग फिट होता है यह हमारा आ जाता है क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा व्यतिकरण फिट नहीं है, तो रनिंग फिट जो है या क्लियरेंस फिट है या व्यतिकरण फिट नहीं है। और बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे श्रिंक फिट हो गया, हेवी ड्राइव फिट हो गया, लाइट ड्राइव फिट हो गया, तो यह हमारा जो है इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है, अब आगे की क्लियरेंस फिट कौन सा इनमें से नहीं है, क्या हुआ, स्लाइड फिट नहीं है, जो है रनिंग फिट नहीं है, श्रिंकेज फिट नहीं है, या फिर जो है लूज रनिंग फिट नहीं है। तो हमारा जो 48 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रिंकेज फिट, ये यह जो है या इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है, बाकी स्लाइड फिट, रनिंग फिट और लूज फिट की बात करें तो यह जो है क्लियरेंस फिट के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू पर मशीन मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बोल्ट को कहते हैं, यानी बोल्ट यूज्ड फॉर द इंस्टॉलिंग एंड मशीन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड, यानी जो है ग्राउंड पे जिस ग्राउंड को जो है मशीन को स्थापित करने के लिए जिस बोल्ट का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग जो कहते हैं उसे आई बोल्ट कहते हैं, ऑप्शन ए में मिल जाता है आई बोल्ट। आई बोल्ट नहीं, आई बोल्ट कहेंगे इसे, आई बोल्ट नहीं कहेंगे इसे। भू पर मशीन को स्थापित करने को फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं, यानी जो है ऑप्शन सी में मिल जाता है, तो ऑप्शन इसका जो है सी जो है आंसर सही होगा। अगला है, भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों की उत्थापन के सुविधा प्रदान करने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला अंगूठी का आकार है, बोल्ट का हेड को कहा जाता है। अब जहाँ यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ जो हो जाएगा यहाँ आई बोल्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों की जो है अति उत्ता उत्थापन के लिए जो सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ जो है आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो और इसका जो 49 में पूछा गया था कि भू पर मशीन को स्थापित, सिर्फ जो है मशीन को अगर स्थापित करना तो वहाँ फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करेंगे, और भारी विद्युत मोटरों के लिए जो है हम आई बोल्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा नट पासन प्रणाली नहीं है, इनमें से कौन सा जो है नट पासन प्रणाली नहीं, क्या चक नट, स्प्लिट नट, स्प्रिंग वाशर या फिर विंग नट। नट पासन प्रणाली का मतलब हो गया कि इनमें से कौन सा जो है नट का वाशर नहीं है, तो देखिए चेक नट, स्प्लिट नट और स्प्रिंग नट यह हमारा जो वाशर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो विंग नट जो है आपने हेक्साब्लेड में देखा होगा, हेक्साफेरा में विंग नट होता है, तो यह जो है नट के अंतर्गत आता है, ना कि वाशर के अंतर्गत, तो जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, लंबाई या मूल लंबाई में परिवर्तन को कहते हैं, यानी जो है चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड, यानी जो लंबाई की मूल लंबाई में परिवर्तन को कहते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेन, यानी जो है विकृति, ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार में बना सकते हैं, यानी धातु का वह कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, वह कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत जो हम खींच के जो उसका लंबी तार बना सके, तो यह हमारा जो है किस गुण के कारण होता है, डक्टिलिटी के कारण होता है, यानी तन्यता, ये जो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, अब घर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के लिए धातु के गुण को कहते हैं, यानी जो है अगर हम उस पे कोई मेटल है, अगर हम इस पे कोई जो मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं या फिर इसमें जो खरोच लगाते हैं तो वह उसका विरोध करता है, तो यह किसके कारण करता है, तो यह जो हमारा गुण होता है वह होता है हार्डनेस का, यानी कठोरता का, यानी ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फेरस धातु है, फेरस धातु मतलब जो है जिसमें लोहे की मात्रा हो, तो क्या हमारा फेरस धातु के अंतर्गत क्या कॉपर आएगा, अल्युमिनियम आएगा, गोल्ड आएगा या फिर माइल्ड स्टील आएगा, तो फेरस धातु की बात करें तो फेरस धातु के अंतर्गत जो हमारा माइल्ड स्टील यानी जो है मृदु इस्पात आ जाएगा, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है, 18% क्रोमियम तथा 8% निकेल के इस्पात को क्या कहते हैं, यानी जो है अगर किसी में 18% जो है क्या है क्रोमियम है और 8% जो है निकल है,
तो इस जो है इस मिश्रण को क्या कहेंगे, तो यहाँ जो हमारा बन के बनता है स्टेनलेस स्टील, यानी क्या बनता है स्टेनलेस स्टील, जो कि मिल जाता है ऑप्शन सी में मिल जाता है। इसे जंगरोधी इस्पात भी कहा जाता है। तो 18% क्रोमियम और 8% निकल जो होता है वह स्टेनलेस स्टील बनता है वहाँ मिलके। अगला है कार्बन। कार्बन इस्पात की ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कार्बन इस्पात की ऊपरी सतह को कठोर करना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं जो है पृष्ठ कठोरन, यानी जो है केस हार्डनिंग, उसे क्या कहा जाता है केस हार्डनिंग। यानी कार्बन इस्पात की अगर ऊपरी सतह को हम कठोर यानी हार्ड करते हैं तो उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है केस हार्डनिंग। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समकोण पर शक्ति संचरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहा जाता है, यानी द गियर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट राइट एंगल इज कॉल्ड। यानी जो है कोई किसी को जो अगर समकोण पे अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है तो समकोण पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्या इस पर गियर का करेंगे, रेक एंड पिनियन का करेंगे, वेबल गियर का करेंगे, या फिर डी में मिल जाता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हमको समकोण पे पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जो हम लोग गियर का प्रयोग करेंगे वहाँ जो है हम लोग बेबेल गियर का प्रयोग करेंगे। यानी समकोण पर किसी पावर को अगर ट्रांसमिट करना है तो वहाँ बेबेल गियर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है विभिन्न व्यास वाले दो पाइप के युग्म करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए इज यूज टू कपल टू पाइप्स हैविंग डिफरेंट डायमीटर, यानी कोई अलग अलग डायमीटर का हमारा अगर पाइप है, कोई अगर अलग अलग डायमीटर का पाइप है, यानी ये मान के चलिए कोई छोटा है और कोई बड़ा है, इसे इसे जो है जोड़ने के लिए इसे जो है कपलिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्या वहाँ सॉकेट का प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे, एल्बो का, या फिर रेड्यूसर का। तो वहाँ जो हम लोग प्रयोग करते हैं वहाँ जो है रेड्यूसर का प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में लघु कारक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है रेड्यूसर, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है जल पाइपों और उनके उपसाधनों में जो है किस प्रकार चोरी को काटा जाता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर कट इन वाटर पाइप एंड दे आर एसेसरीज। यानी जो है अगर यदि कोई कहीं कोई पाइप है उसमें जल वगैरह प्रवाहित होता है, जल को ले जाना है, उसमें जो थ्रेड कटा होता है वो कौन सा थ्रेड कटा होता है, जो करते हैं वहाँ जो है बीएसपी थ्रेड को काटते हैं, यानी ऑप्शन सी में मिल जाता है बीएसपी, जो कि सही हो जाएगा। इसका यहाँ जो है आप आंसर भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, और ये जितने भी है इसरो के एग्जाम के पॉइंट व्यू से नहीं, प्रीवियस ईयर इसरो के क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो है अगर इसे आप इसका तैयारी अच्छे से कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, जो आगे चल के जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। यानी जो है मैंने पहले ही बता दिया था कि 70 से जो है 90% जो है, आप इसे अधिक भी कह सकते हैं, 95 कह सकते हैं, कि इतने परसेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। तो सोचने वाली बात नहीं है, इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिए और एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से क्वालीफाई कर जाएँगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही।